नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रीट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट 26 सितंबर 2021 को जो एग्जाम लगने वाली है उसका जो सिलेबस कॉन्सेप्ट आपके लिए कराया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, उसमें आज से आपकी यानी कि भारत का इतिहास स्टार्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा, इससे पहले हमने दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का यहाँ पर इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति हमने कंप्लीट कराई थी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमने कवर करवाए थे राजस्थान में, और आज से यहाँ पर इंडियन जीके स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इंडियन में यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर इसमें, यानी कि 80 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और 80 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। अगर एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा यानी कि इस कॉन्सेप्ट में है भारत का प्राचीन इतिहास। तो भारत के प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को, और जीरो लेवल से इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। इसमें देखिएगा यानी कि जो कौन सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास है दोस्तों यहाँ पर। इतिहास के स्रोत, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें आपको दोस्तों ग्रंथ मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, जिसमें प्राचीन पुस्तकें मिलेंगी दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। देखिएगा जो इतिहास में, भारत के इतिहास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो सबसे पहले देखना होगा जरूर दोस्तों यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट सिलेबस। देखिएगा यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत आपको मिलने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल सिंधु सभ्यता आपको मिलने वाली है। वैदिक सभ्यता महाजनपद काल यहाँ पर मिलने वाला है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको मिलने वाला है। वैष्णव धर्म, यानी कि जितने भी धर्म है वो आपको मिलेंगे। और सिकंदर एवं मौर्य साम्राज्य एवं ब्राह्मण साम्राज्य आपको मिलेगा। गुप्त साम्राज्य, वर्धन वंश, ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के प्रमुख राजवंश स्टार्ट होंगे। इसमें देखिएगा यानी कि मध्य भारत के इतिहास में दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यानी कि मुगल साम्राज्य और मुगल प्रशासन और भक्ति एवं सूफी आंदोलन एवं राज के की ब्रिटेन नीति दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है इन चीजों को। और आधुनिक भारत में आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1857 की क्रांति और भारतीय अर्थव्यवस्था और पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों यहाँ पर, ये आपको यानी कि भारत का इतिहास इसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो प्लीज एक एक कॉन्सेप्ट आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। हमने 111 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब जो वीडियो नंबर है वो 112वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। प्लस हमने 15 टेस्ट पेपर हमने जारी कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, ये भी आपको अटेंड करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आज मिलने वाला है आपको प्रागैतिहासिक काल, सिंधु काल और यहाँ पर सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता दोस्तों यहाँ पर, ये आपको कंप्लीट हो जाएगी यानी कि पार्ट 1 में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा, निम्नलिखित में से यूनानियों ने, इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले भारत को किस नाम से संबोधित किया जाने लगा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंडिया के नाम से। यूनानी थे, इन्होंने इंडिया नाम दिया था भारत को सबसे पहले, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत देश को क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान, आर्यों का देश, विश्व गुरु या फिर इंडिया? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान दिया था दोस्तों यहाँ पर। किसने? मुसलमान इतिहासकारों ने दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान नाम दिया था भारत का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, 5, 3, 4 या फिर 6। तो दोस्तों ये पूछे जाते हैं बार बार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 वेद है दोस्तों यहाँ पर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद आपको याद करने होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, महापुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या फिर संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये पूछा गया है पिछली बार, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर संहिता के नाम से जाना जाता है इन सभी को, चारों वेदों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्राह्मणों की उत्पत्ति निम्न में से ब्रह्मा के किस अंग से मानी जाती है? मुख से, भुजाओं से, चरणों से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, मुख से उत्पत्ति हुई है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ब्राह्मणों की, जो ब्रह्मा के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई होती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से ऋग वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाभारत के रचयिता कौन है? कालिदास, कौटिल्य, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वेद व्यास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेघदूत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, कौटिल्य, कालिदास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कितनी रचनाओं का विवरण मिलता है? दोस्तों बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10,462 रचनाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, यानी कि यजुर्वेद। और यजुर्वेद एक ऐसा है जो कि ऋग यहाँ पर जो कि गद्य और पद्य में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, बताओ किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर व्यवसाय पर आधारित थी दोस्तों यहाँ पर, जो जैसा काम करेगा उसको उस वर्ण व्यवस्था में डाल दिया जाता था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामायण के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, ये प्राचीन भारत का इतिहास है दोस्तों यहाँ पर, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों में ये दे रखा है, एनसीईआरटी की बुकों में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको ये कंप्लीट नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो आपका यानी कि प्राचीन इतिहास कंप्लीट नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज इसको पूरी तरह अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, समझ कर अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, ये सामवेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेद शब्द का क्या तात्पर्य है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या फिर शक्ति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कहानी का वर्णन मिलता है? जातक में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर कल्प सूत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जातक में मिलता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जातक। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह का मार्कर लेकर आना है दोस्तों यहाँ पर मार्केट से, और मार्कर करके हुए दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिलेबस कंप्लीट करने हैं दोस्तों यहाँ पर, प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको कवर करने हैं, तब जाके दोस्तों यहाँ पर 100% आपको यानी कि एक एक प्रश्न जाके याद होगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा याद कैसे होगा, जब आप मार्कर करोगे किसी भी प्रश्न पर, आप जब आप मार्कर करते हो तो दोस्तों उस प्रश्न पर पूरा फोकस आपका रहता है दोस्तों यहाँ पर। ऐसा होता है दोस्तों यहाँ पर, जब आप मार्कर करते हो किसी प्रश्न पर तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये पेन इधर उधर टच ना हो जाए, तो उस प्रश्न को आप पूरे ध्यान से पढ़ते हो दोस्तों यहाँ पर, पूरे ध्यान से मार्कर करते हो, तो वो प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से आपके दिल और दिमाग में बैठ जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो मैं चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक यानी कि रोज, अब टाइम आ चुका है, रोज 1000 प्रश्नों पर मार्कर किया करो दोस्तों यहाँ पर। अगर आप रोज 1000 प्रश्नों पर मार्कर करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उसमें से लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि 800 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और मार्कर करने से दोस्तों यहाँ पर लगभग आपको 95% याद हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्न। देखिएगा ये जो बुक है मैंने जो मार्कर कर रखी थी दोस्तों यहाँ पर, ये कक्षा 12वीं की बुक है दोस्तों यहाँ पर, ज्योग्राफी की बुक थी दोस्तों यहाँ पर। इसमें मैंने एक एक प्रश्न आपको मार्कर कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ पर, जो कि मैंने आपको पिछले राजस्थान जी के मैंने कंप्लीट कराया था, तो उसमें डाले गए थे दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन। तो देखिएगा
देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप किताब है दोस्तों यहाँ पर, उसमें भी आप मार्कर करना सीखो दोस्तों यहाँ पर। एक एक प्रश्न को आप मार्कर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, तब जाके आपको यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपको याद होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगर मार्कर नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर 50 से 45% ही प्रश्न याद हो पाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज मेरी मानो तो एक मार्कर लेकर आओ और प्रश्न अपनी पुस्तक को दोस्तों यहाँ पर एक एक प्रश्न को मार्कर करो। लगभग एक दिन में 1000 प्रश्नों पर मार्कर करो दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आप प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो वीडियो को छोड़कर चले जाइए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट में आपको कवर कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है पूरी तरह से तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना ही होगा कैसे भी करके दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने बताना होगा, करेक्ट आंसर राज तरंगिणी, अष्टाध्यायी हिस्टोरिका या फिर आईने अकबरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, यानी कि राज तरंगिणी जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा आपसे पूछा जाता है, एक तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लिया गया है, और एक मोहनजोदड़ो का अर्थ आपसे पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मृतकों का टीला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आप जानते हो कि काले रंग की चूड़ियां, जो कि मैंने आपको राजस्थान की सभ्यता कंप्लीट कराई थी तो उसमें ये कंप्लीट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये नेशनल जीके का है तो इसका ध्यान रखना, काले रंग की चूड़ियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को, मेगास्थनीज को, या फिर टॉल्पी को, या फिर डायनासिस को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो मेगास्थनीज आएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में। अगर भारत का पूछे और विश्व का पूछे तो हेरोडोटस आएगा दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना दोनों प्रश्नों में। और राजस्थान का पूछे तो कर्नल जेम्स ट्रॉट आएगा दोस्तों यहाँ पर, कर्नल जेम्स ट्रॉट आएगा। तो ध्यान रखना, तीनों आपको विश्व लेवल, वर्ल्ड लेवल पर हेरोडोटस, भारतीय लेवल पर मेगास्थनीज और राजस्थान स्तर पर यहाँ पर कर्नल जेम्स ट्रॉट आएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टॉपली ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, या फिर टॉल्पी, या फिर सेयुगन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये इंडिका लिखी थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हैनसांग निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अभी तो मैं आपको बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें इतिहास का वर्णन मिलता है, प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन मिलता है, वो आपके एग्जाम में आने वाली है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जो राखीगढ़ी है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, बताना होगा ये हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। राजस्थान भारत, इस्लामाबाद पाकिस्तान, या फिर सिंधु पाकिस्तान, या फिर काबुल अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किताब उल हिंद ए तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे। अबलरूनी, या फिर तारानाथ, या फिर इब्न तूता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अलवरूनी था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, सबसे पहले जो भारत का नाम मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है, यानी कि बी ऑप्शन। राजस्थान की जितनी भी सभ्यता है वो तो आपने रट लिया है दोस्तों यहाँ पर। कैसे भी क्वेश्चन तोड़ मड़ोड़ कर भेज दे आपके पास तो आप तो उसको बता देंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लोह युगीन या फिर काश युगीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर काश युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के या फिर प्राचीन सिक्के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। जो प्राचीन सिक्के हैं दोस्तों यहाँ पर उसको आहत के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताना होगा करेक्ट आंसर। उत्तर भारत में मंदिरों की कला को किस शैली के नाम से जाना जाता है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो नागर शैली के मंदिरों के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर उनको नागर शैली के बने हुए होते हैं। और देखिएगा द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत में बने हुए होते हैं। बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं वो मध्य भारत में बने हुए होते हैं। मैं आपको जब गुप्त काल करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि गुप्त काल से ही दोस्तों यहाँ पर मंदिरों की शुरुआत हुई थी सबसे पहले, तो मैंने तो ये क्वेश्चन डाला था इसमें, क्योंकि मंदिरों की शुरुआत कब से हुई थी और मंदिरों की कौन कौन सी शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिणी भारत में मंदिरों की शैली है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका सही आंसर है आपका द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से नागर और द्रविड़ शैली का सम्मिलित रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बेसर शैली, पंचमार्क शैली या फिर पांचायत शैली या फिर मंदिर शैली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बेसर शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आग का आविष्कार निम्न में से किस समय हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य ने निम्नलिखित में से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सोने का, लोहे का, तांबा का या फिर पीतल का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि तांबे का प्रयोग किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में दोस्तों यहाँ पर मनुष्य में स्थायी निवास रहने की प्रवृत्ति चालू हो गई थी, यानी कि गुफाओं में रहना स्टार्ट किया था दोस्तों यहाँ पर, अपने लिए घर बनाना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। कब बनाना किया था? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अपना पालतू पशु बनाया था? बताना होगा करेक्ट आंसर, गाय, घोड़ा, कुत्ता या फिर ऊंट को? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुत्ते को सबसे पहले अपना पालतू जानवर बनाया था मनुष्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? दक्षशिला, विक्रमशिला या फिर नालंदा या फिर कौशाम्बी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशाम्बी नहीं था दोस्तों यहाँ पर। और जो भारत के जो प्रमुख यहाँ पर जो शिक्षा के केंद्र थे वो देखिएगा दक्षशिला था दोस्तों यहाँ पर, जो कि अभी रावलपिंडी पाकिस्तान में, विक्रमशिला था दोस्तों यहाँ पर, नालंदा ये आपको पता है बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो इसका सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1922 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत के शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिवेश से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर रामायण से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उपनिवेश से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कल्याण की राज तरंगिणी निम्न में से किस एक के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्रित स्रोत है? प्राचीन कामरूप या फिर मौर्योत्तर मगध या फिर मध्यकालीन राजस्थान या फिर प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर। और कश्मीर के इतिहास में जो जानकारी मिलती है वो यहाँ पर राज तरंगिणी में मिलती है, और राज तरंगिणी किसने लिखी थी? वो कल्याण ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेदों को माना जाता है, बताइएगा क्या माना जाता है? स्मृति, श्रुति या फिर ज्ञान या फिर शिक्षा? तो इसको माना जाता है दोस्तों यहाँ पर श्रुति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? प्रकृति, बेलों की पूजा या फिर व्यवस्थित शहरी जीवन या फिर पशु चारण, खेती या फिर जाति समाज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शहरी जीवन था उनका, ये एक प्रमुख विशेषता थी दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पत्थरों के, लकड़ी के, या फिर पक्की ईंटों के, या फिर उपयुक्त में सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पक्की ईंटों से बनाते थे दोस्तों यहाँ पर, जिसको टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धन्यागार, या फिर 2 मंजिला मकान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, वीडियो को एक बार यहां पर लाइक कीजिएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी, या फिर कृषि। तो इसका सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, ब्रह्मा की, पशुपति की, या फिर इंद्र की। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये थे, यानी कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे, और यहाँ पर वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो यहाँ पर प्रकृति की पूजा करते थे दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल और जौ, चावल और गेहूं, गेहूं और जौ, या चावल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर है आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, या फिर रंगनाथ राव, या फिर रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने बैराट सभ्यता की खोज की थी, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। बैराट कहाँ पर है? जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थलों की खुदाई की थी? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गुजरात। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेदर सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? स्नानागार, अनाज रखने का घर, सार्वजनिक विश्राम स्थल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्नानागार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये सार्वजनिक था स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको जब राजस्थान सभ्यता कंप्लीट कराई थी कालीबंगा, तो उसमें ये क्वेश्चन डाला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? ग्रिड पद्धति, आयताकार पद्धति, या फिर त्रिकोण पद्धति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ग्रिड पद्धति के आधार पर यहाँ पर नगरों का विकास किया जाता था। देखिएगा, और ये ग्रिड पद्धति किस पर आधारित थी दोस्तों? देखिएगा यहाँ पर चारों तरफ, यानी कि जो अपना नगर होता है उसके चारों तरफ दीवार होती है, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर यानी कि मकान बने हुए होते हैं दोस्तों यहाँ पर, उसको कहा जाता है ग्रिड पद्धति कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका दरवाजा होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2-4 दरवाजे होते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्रिड पद्धति के बाहर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल थी, कौन सी थी? गेहूं और जौ, चावल, धान, मक्का, उड़द, या फिर उपयुक्त सभी? देखिएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है गेहूं और जौ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? चीनी का, गन्ने का, या फिर शहद का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शहद का उपयोग करते थे मिठास के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? रावी नदी, सतलज, या फिर सिंधु, या फिर घग्गर नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है रावी नदी। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई थी? सिंधु नदी पर, घग्गर नदी पर, रावी नदी पर, या फिर झेलम नदी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी, बीवीलाल थापर, या फिर गोपाल मजूमदार, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1922 में की गई थी दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों का मूल स्थान निवास था, बताइएगा अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप या फिर मध्य एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मध्य एशिया के ये निवासी थे, जो कि चारागाह की तलाश में भारत आए थे दोस्तों यहाँ पर, और भारत में इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और ये सबसे पहले कहां पर आए थे, ये पंजाब प्रांत में आए थे। पंजाब प्रांत के बाद दोस्तों यहाँ पर घग्गर नदी के आसपास इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना नदी के दोआब क्षेत्र पर अपना यहाँ पर स्थापित किया था साम्राज्य दोस्तों यहाँ पर। ये आर्य लोग थे दोस्तों यहाँ पर, और ऐसा कहा जाता है कि जो हम लोग हैं वो आर्य के ही संतान है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी। दोस्तों मैंने आपको सिंधु सभ्यता बताई थी, अब आर्य और वैदिक सभ्यता के बारे में देख लीजिएगा। वैदिक सभ्यता, पाषाण कालीन सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है दोस्तों यहाँ पर आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता है। और ये कौन सी सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी, ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उपनिवेशों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिवेशों की जो संख्या है वो 108 है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, डटे रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों द्वारा प्रमुख व्यवसाय, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कौन सा है, पशुपालन, कृषि या फिर उपयुक्त में से सभी, या फिर शिकार करना या फिर विनिर्माण कार्य करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन और कृषि, यानी कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था दोस्तों यहाँ पर। वैदिक सभ्यता का प्रमुख जो व्यवसाय था वो यहाँ पर पशुपालन करते थे ये लोग, और कृषि भी करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वैदिक सभ्यता में मनुष्य एवं देवताओं के बीच की मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता कौन सा था, सूर्य, अग्नि, वरुण या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अग्नि था, केवल अग्नि, बिल्कुल राइट याद करना दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर, धौलावीरा सिंधु या फिर मोहनजोदड़ो सिंधु। तो इसका गलत जोड़ा आपको पहचानना होगा। तो देखिएगा तो जो धौलावीरा है दोस्तों यहाँ पर ये गलत जोड़ा है। और देखिएगा ये आपको याद करने, एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न याद हो रहे हैं। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता थी वो रावी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी, कालीबंगा आपको पता है, और देखिएगा मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा या फिर हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान ने इसको हड़प लिया था दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा को। तो ध्यान रखना ये भारत से बाहर है, यानी कि पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देख लिए, देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने है रोपड़, कालीबंगा, बनावली या फिर लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोथल। और ये लोथल कहाँ पे था, ये लोथल पड़ता है दोस्तों यहाँ पर गुजरात में पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता के अंतर्गत प्रयोग किया गया था, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर या फिर लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा दोस्तों यहाँ पर। तो सिंधु नदी का जो यहाँ पर जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है दोस्तों यहाँ पर बताएगा। तो ध्यान रखना सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो यहाँ पर तिब्बत से होता है दोस्तों यहाँ पर, और जो पाकिस्तान में चली जाती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा निम्नलिखित में से किस नदी को अंतसलिला के रूप से जाना जाता है, सिंधु को, गंगा को, झेलम को या फिर सरस्वती को। तो अंतसलिला के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर जो नदी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सरस्वती नदी को कहा जाता है। और ये सरस्वती नदी कहाँ पर है, ये राजस्थान में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज 1922 में किसने की थी, राय बहादुर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष या फिर रोमिला थापर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि, पशुपालन, वस्त्र या फिर ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए और बी दोनों, यानी कि कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे दोस्तों यहाँ पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग, जो आर्य लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल के भोजन में सम्मिलित नहीं था, बताना होगा क्या सम्मिलित नहीं था, मांसाहार, जौ, उड़द या फिर दूध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मांसाहार सम्मिलित नहीं था। वैदिक जो लोग थे दोस्तों यहाँ पर, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो मांसाहारी नहीं थे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक युग के निवासी मुख्यतः किसके उपासक थे? ऑप्शन आपके सामने है तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका प्रकृति के, यहां पर ये प्रकृति उपासक थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिएगा आप लोगों ने कंप्लीटली यानी कि पूरे यहां पर 80-85 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट किए हैं। दोस्तों यहां पर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है दोस्तों यहां पर। और मेरी मानो प्लीज एक बार मार्कर जरूर लेके आना दोस्तों यहां पर, और मार्कर से आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो दोस्तों यहां पर। प्लीज रोज के यहां पर यानी कि 1000 प्रश्नों पर मार्कर किया करो, जो भी आपके पास ऑथेंटिक बुक है दोस्तों यहां पर। मुझे विश्वास है कि आपके 95 प्रश्न याद हो जाएंगे दोस्तों यहां पर मार्कर करने से दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रश्न आएगा दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो आने वाला है 103 नंबर का जो वीडियो आने वाला है, यानी कि 13 नंबर का, 112 नंबर का ये वीडियो था, 100 यहाँ पर 13 नंबर का जो वीडियो आने वाला है वो यहाँ पर आएगा। यानी कि देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो आएगा वो प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और यहाँ पर वैदिक सभ्यता दोस्तों यहाँ पर ये आएंगे, यानी कि महाजनपद काल, ये दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों यहाँ पर। और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और सब्सक्राइब का नीचे बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, जाते जाते आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपके चैनल, आपके यहाँ पर लाइक से हमें दोस्तों यहाँ पर एक ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों यहाँ पर, जिससे हमें यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे यानी कि कॉन्टेक्ट लाने की यानी कि ऊर्जा प्रदान होती है। तो दोस्तों इससे हमें यानी कि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट प्राप्त हो, यानी कि कंटेंट प्राप्त हो दोस्तों यहाँ पर, जिससे आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।